हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। अगर आप अपनी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो यही एक सेक्शन है जो आपका स्कोर बूस्टर हो सकता है। Vocabulary and your comprehension skills, and both of these can be efficiently improved through the editorial sessions. So let's begin today's session with the first word. आज का पहला वर्ड है मेरा बोर्ड कह रहा है रुको, है coercive। ठीक है, सो आज का पहला वर्ड है coercive। coercive का मतलब क्या है, हम ये कई बार कर चुके हैं। ठीक है, देखो एडिटोरियल सेशंस पता है फॉलो करने का फायदा क्या है। जब आप एडिटोरियल सेशंस में कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, करंट रेलेवेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और कई बार जब आपके एडिटोरियल्स में रिपीट हो जाता है तो वो वर्ड आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, वो अपने आप रेपिटेशन की वजह से आपकी मेमोरी में एच हो जाते हैं वो वर्ड्स, है ना। चलिए, सो यस, कोर्सिव आईवीई एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है ना। क्या है ये? एडजेक्टिव है। अच्छा जी, यूजिंग फोर्स और प्रेशर, दबाव पूर्ण। इसका सिनोनिम देखिए, फोर्सफुल, थ्रेटनिंग। एंटोनिम क्या है? वॉलंटरी, जेंटल। सेंटेंस देखते हैं, कोर्ट्स वर आस्क्ड नॉट टू टेक कोर्सिव एक्शंस, कोर्सिव मेजर्स। तो कोर्ट्स को कहा गया था, कोर्ट्स वर आस्क्ड, कोर्ट्स आस्क्ड मतलब कोर्ट्स ने बोला, कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट्स वर आस्क्ड मतलब कोर्ट को कहा गया। कोर्ट्स वर आस्क्ड नॉट टू टेक कोर्सिव मेजर्स, कोई दबावपूर्ण कदम नहीं उठाने हैं, ऐसा कोर्ट को कहा गया। किस मामले में ऐसा कहा जा सकता है भाई? किसकी इतनी जरूरत कि कोई कोर्ट को ये कहे कि कोई दबावपूर्ण कदम ना उठाएं? एडिटोरियल में देखेंगे। ठीक है, सेडिशन। सेडिशन का मतलब क्या है? ION एंडिंग वर्ड है। ION एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। सेडिशन मतलब राजद्रोह। कंडक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के या देश के विरुद्ध कोई काम करते हो तो आपके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगते हैं, देशद्रोह के, राजद्रोह के चार्जेस लगते हैं। ठीक है, सेडिशन, रिबेलियन, इंसर्जेंसी, ये सभी सिनोनिम्स आएंगे। और एंटोनिम होगा इसका लॉयल्टी, ओबीडियंस। Loyalty or obedience. The state has often used sedition laws to suppress dissent. Dissent मतलब एक अलग ओपिनियन रखना, एक अलग राय रखना। और अक्सर डिसेंट को सब लोग अग्री हो रहे हैं तो वो अग्रीमेंट है, सब अग्री नहीं होते हैं, कुछ लोग अलग विचारधारा रखते हैं, कोई अलग ओपिनियंस रखते हैं, तो वो डिसेंट है। ठीक है, तो स्टेट अक्सर सेडिशन के कानूनों का प्रयोग करता है डिसेंट को सप्रेस करने के लिए, यानी कि दबाने के लिए। ठीक है, चलिए, कोडिफाइड का मतलब क्या होता है? कोडिफाइड, IFI एंडिंग वर्ड, ये मैंने आपको बताया था ना। IFI एंडिंग वर्ड किसका सफिक्स होता है? यस यस, किसका सफिक्स होता है? गुड, वर्ब का सफिक्स होता है ना। IFI एंडिंग वर्ब का सफिक्स होता है, राइट। नाउ कोडिफाइड, कोडिफाइड मतलब कोई चीज जिसको कोड में लाया गया है ना, किसी लीगल कोड में अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, संहिताबद्ध कर दिया गया है, मतलब उसको एक प्रॉपर फॉर्म दे दिया गया है, सिस्टमेटाइज कर दिया गया है, लीगलाइज कर दिया गया है। एंटोनिम क्या है? अभी भी कोई भी कोड, कोई भी रूल, कोई कानून नहीं है, सब डिसऑर्गेनाइज्ड है, इनफॉर्मल है। ठीक है, नाउ सेडिशन वाज कोडिफाइड अंडर सेक्शन 124A। हम कहते हैं ना कि ये धारा लगी है, फलाना धारा लगी है, ढमकाना धारा लगी है। सो यस, द सेडिशन वाज कोडिफाइड अंडर सेक्शन 124A। इसको एक सिस्टम में सिस्टमेटाइज कर दिया गया था, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, लीगलाइज कर दिया गया था। कैसे? थ्रू सेक्शन 124A। नाउ विच वर्ड मीन्स अरेंज्ड इनटू अ लीगल कोड, एक लीगल कोड में अरेंज कर देना, है ना। इनमें से किस शब्द का मीनिंग हो सकता है? सेडिशन, कोडिफाइड और कोर्सिव। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, क्वेल। क्वेल मतलब कोई चीज खत्म कर देना, शांत कर देना, दबा देना। ठीक है, सो क्वेल इट इज अ वर्ब। यहाँ पर कोई सफिक्स नहीं है, यहाँ पर आप मीनिंग से समझते हैं कि आपके वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। कोई भी चीज सप्रेस कर देना या फिर स्टॉप कर देना इज क्वेल, या फिर स्टॉप कर देना इज क्वेल। सप्रेस करना, क्रश कर देना, कुचल देना। एंटोनिम होगा, आप देखो, एनकरेज और प्रोवोक, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये दोनों वर्ड्स तो अलग अलग हैं।
दोनों का मीनिंग सेम है, भाव अलग अलग है। एनकरेज प्रोत्साहन, कुछ काम करने के लिए जब आप किसी को पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए जब आप किसी को पुश करते हो, है ना, तो वो एनकरेज होता है। जब तुम भड़काने वाली भावना से किसी को कोई एक्शन लेने को एनकरेज करते हो, दैट्स कॉल्ड प्रोवोक। अल्टीमेटली एक्शन सेम है, आप किसी को एक्शन लेने की ओर आगे ढकेल रहे हैं, ठीक है। just that this has a positive connotation and this has a negative connotation, right? Now the law was used to quell dissent. dissent मतलब एक अलग ओपिनियन रखना, क्वेल मतलब दबा देना, क्रश कर देना, कुचल देना। सो अलग ओपिनियन जो लोग रख रहे हैं उनको कुचल देने के लिए, उनकी आवाज़ दबा देने के लिए, उनका जो आवाज़ है उसको रोक देने के लिए इस लॉ का यूज़ किया जाता था। द लॉ वॉज यूज्ड टू क्वेल डिसेंट। डिसेंट का मतलब देखिए क्या है। डिसेंट इज अ नाउन, इट इज डिसएग्रीमेंट विद अथॉरिटी, इट्स बेसिकली असहमति। अग्रीमेंट का एंटोनिम है ये डिसएग्रीमेंट। ये एक तरह से प्रोटेस्ट भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहीं पे हमें देखना है कि अगर एक्चुअल में प्रोटेस्ट है तब हम उसको क्या फॉर्म दे सकते हैं। अगर प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट है, तो उसको क्या फॉर्म देना चाहिए, है ना। एंटोनिम इसका अग्रीमेंट या कंसेंट होगा। कंसेंट का एंटोनिम डिसेंट, अग्रीमेंट का एंटोनिम डिसएग्रीमेंट, ठीक है। सिटीजन्स एक्सप्रेस्ड डिसेंट अगेंस्ट पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज चल रही थी उसके खिलाफ सिटीजन्स ने क्या किया, डिसेंट एक्सप्रेस किया, ठीक है। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है। रिफ्रेन इज अ वर्ब विच मीन्स एब्सटेन, अवॉइड करना, अवॉइड डूइंग समथिंग, परहेज करना इज रिफ्रेन, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, कंटिन्यू करना, एंगेज करना, कोई चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ गवर्नमेंट्स वर आस्क्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम फाइलिंग न्यू FIRs, सरकारों को कहा गया कि परहेज करें नया FIR फाइल करने से। द गवर्नमेंट्स वर आस्क्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स एब्सटेन, रिफ्रेन, इन सभी के साथ में हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम। अवॉइड के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। Come to the next one. What does the word quell mean? To encourage strongly, to suppress or stop, या लीगली अप्रूव करना। क्वेल का मतलब क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, इनकार्सरेटेड, इनकार्सरेटेड मतलब सिंपली प्रिजन में डालना, कैद करना, इम्प्रिजन करना, जेल्ड और कन्फाइंड। एंटोनिम होगा इसका फ्रीड या फिर रिलीज्ड। Many incarcerated persons faced delay, मतलब बहुत सारे लोग जो जेल में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा delays का सामना करना पड़ता है because of the legal proceedings. So many incarcerated persons faced delays. Now Hobson's choice, ये वर्ड आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। Hobson's choice का मतलब एक्चुअली नो चॉइस है। यहाँ पे चॉइस वर्ड जो है ये एक धोखा है, ठीक है। Hobson's choice मतलब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं तुम्हें मान लो अगर चॉइस दूँ, या तो इधर बैठ के पढ़ लो या तो इधर बैठ के पढ़ लो, ठीक है। मैंने तुम्हें चॉइस दिया क्या कोई? एक्चुअली इट वॉज नो चॉइस, तुम्हें पढ़ना ही है, चाहे तुम यहाँ बैठो चाहे तुम यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह के चॉइस को हम कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस, ठीक है। सो नो चॉइस सिचुएशन। डिलेमा, डिलेमा स्पेलिंग एरर के लिए कई बार आता है बच्चों। डिलेमा का स्पेलिंग मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। इसमें सिर्फ M आएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ M आएगा, शुरू में है दिल, फिर उसके बाद में EMMA, ठीक है। डिलेमा। नाउ एंटोनिम्स इसके हैं फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। नाउ द अक्यूज्ड फेस्ड अ हॉब्सन्स चॉइस, जो अक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, उनके सामने हॉब्सन्स चॉइस था, मतलब उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, कोई चॉइस नहीं था। एंटेल का मतलब क्या होता है? एंटेल इज अ वर्ब, एंटेल इज अ वर्ब, इट मीन्स इन्वॉल्व एज अ रिजल्ट, इन्वॉल्व एज अ रिजल्ट। नाउ इन्वॉल्व करना, रिक्वायर करना, एंटोनिम क्या होगा? एक्सक्लूड करना, अवॉइड करना। रेफ्यूजल में एंटेल प्रोलॉन्ग्ड डिले, जो रेफ्यूजल है वो क्या एंटेल कर सकता है, क्या इन्वॉल्व कर सकता है, किस चीज़ की मांग कर सकता है? परिणाम स्वरूप शामिल होना, इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ का मांग सकता है? रेफ्यूजल में एंटेल प्रोलॉन्ग्ड डिले, अगर रेफ्यूज किया तो प्रोलॉन्ग्ड डिले हो सकता है, ठीक है। Now students, which phrase means a choice with no real alternatives? Entail, Hobson's choice और incarcerated, और ये बहुत ईजी है। ये अगर आंसर नहीं किया तो क्या किया? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। द नेक्स्ट वन,
प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग मीन्स कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबा चलने वाला कोई चीज़ है ना, खिंच जाता है जो चीज़, उसको हम प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं, एक्सटेंडेड कहते हैं, लेंदी कहते हैं। एंटोनिम होगा ब्रीफ या फिर शॉर्ट। द अक्यूज्ड फियर्ड प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल्स, जो अक्यूज्ड हैं, जिन पर भी आरोप लगेगा, उनको प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबा खिंचता हुआ ट्रायल्स, हम वैसे भी मशहूर ही है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल्स होते हैं। द अक्यूज्ड फियर्ड प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल्स, ठीक है ना। एनल का मतलब क्या होता है? एनल का मतलब होता है इनवैलिड, रद्द कर देना, ठीक है, कैंसिल कर देना, इनवैलिडेट कर देना। एंटोनिम होगा अप्रूव करना या वैलिडेट करना। द स्टे एम्ड, द स्टे एम्ड टू एनल द चिलिंग इफेक्ट, मतलब जो डराने वाला प्रभाव होता है उसको खत्म करने का जो मकसद था, ठीक है। चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? चिलिंग इफेक्ट मतलब किसी को डरा देना, इंटिमिडेट करना, है ना, सप्रेशन। एंटोनिम सीधी बात है, इट विल बी फ्रीडम और एनकरेजमेंट। द स्टे एम्ड टू एनल द चिलिंग इफेक्ट, सेम सेंटेंस, चिलिंग इफेक्ट, ठीक है ना। परवर्स का मतलब क्या होता है? परवर्स का मतलब इट इज एन एडजेक्टिव, सबसे पहली बात तो, ठीक है। इट मीन्स रॉन्ग, अनरीजनेबल और मॉरली ट्विस्टेड, विकृत जिसको हम कह सकते हैं, इमोरल, अनैतिक जिसको हम कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं परवर्स, ठीक है। परवर्स, अबनॉर्मल, इमोरल। एंटोनिम होगा नॉर्मल या फिर मॉरल या फिर नैतिक। द डीले क्रिएटेड अ परवर्स इंसेंटिव, जो डीले है उससे एक अनैतिक इंसेंटिव बन जाता है उन लोगों के लिए जो गलत काम करना चाहते हैं या जिनकी मंशाएं गलत होती है ना, तो उनके लिए एक परवर्स इंसेंटिव बन जाता है, ठीक है। विच वर्ड मीन्स ऑफिशियली कैंसिल और इनवैलिडेट? एक बार आप कमेंट करके बताएंगे विच वर्ड मीन्स ऑफिशियली कैंसिल और इनवैलिडेट। चलिए आप एक बार इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी बच्चे 1 मिनट मुझे देंगे और इसका तब तक फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। बंद कर देना इनको। Okay, so yes, someone was at the door and I had to attend. Yeah. So we have our application Serene Pathshala on Google Play Store. ठीक है, इस एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा क्या? आपको कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा, जहां पर ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच है, जहां पर अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस चाहिए अपने कम्युनिकेशन में, देन द बैच इज फॉर यू एंड दिस वन इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एवरी सेक्शन ऑफ योर एग्जामिनेशन इन इंग्लिश हैज़ बीन कवर्ड इन डिटेल, है ना। 200+ आवर्स का आपको कंटेंट मिल जाएगा। और शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। कोअर्स्ड कंसेंट, कोअर्स्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है? कोअर्स्ड मतलब दबाव देके,
प्रेशराइज करके, किसी को डरा के, किसी के ऊपर फोर्स लगा के कंसेंट लिया गया है किसी से, है ना। सो कोअर्स्ड कंसेंट ऑन सेडिशन यानी कि राजद्रोह पर आज बात होने वाली है। द सुप्रीम कोर्ट शुड सेट असाइड मतलब कैंसिल कर देना या रद्द कर देना, सेट असाइड सेडिशन एज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल। सुप्रीम कोर्ट को सेडिशन यानी राजद्रोह को ही कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल है, मतलब पूरे संविधान को ही जो है संवैधानिक रूप से अनसस्टेनेबल है, इस बात को ही सेट असाइड कर देना चाहिए। किस अपराध को? सेडिशन को। द इंडियन स्टेट हैज नॉट इनफ्रीक्वेंटली, नाउ लुक एट दिस, ये फोकस के लिए होता है, ये एम्फसिस के लिए होता है। दो नेगेटिव्स मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आप ये नॉट हटाइए और ये इन हटाइए, तो इसका मीनिंग क्या बन गया? द इंडियन स्टेट हैज फ्रीक्वेंटली यूज्ड the colonial offense of sedition, the colonial offense of sedition. The Indian state has frequently used the colonial offense of sedition, यानी sedition का जो offense है, ये जो अपराध है, इसको अक्सर frequently बार बार यूज किया है, कोडिफाइड अंडर सेक्शन 124A। इसको लीगली किस कोड में डाला है? सेक्शन 124A में ऑफ द इंडियन पीनल कोड IPC एज अ टूल टू क्वेल डिसेंट। क्यों इसको फ्रीक्वेंटली यूज किया गया है? जो भी डिसेंट या डिसएग्रीमेंट हो उसको क्वेल करने के लिए, उसको क्रश करने के लिए, और ये एक कॉलोनियल जो है ये लॉ है ना, तो इसको अभी भी ये यूज हो रहा था और अक्सर इंडियन स्टेट ने किस लिए इसको यूज किया है? टू क्वेल डिसेंट, राइट। Now, in May 2022, the Supreme Court of India asked state and central governments to refrain from. अब मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को क्या कहा? उन्होंने कहा कि परहेज करो, टू रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग न्यू FIR रिपोर्ट्स, नया FIR दर्ज करने से परहेज करो, एंड फ्रॉम टेकिंग कोर्सिव मेजर्स, और कोई भी दबावपूर्ण कदम ना उठाएं अंडर सेक्शन 124A इन SG वोम्बटकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्हाइल द सेंटर सेड इट वुड रिकंसिडर द प्रोविजन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि कोई दबावपूर्ण कदम ना उठाएं और सेक्शन 124A के अंडर में, और साथ ही साथ कोई नए FIRs दर्ज करने से परहेज करें। और सेंटर ने क्या कहा? सेंटर ने कहा कि हम सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, द सेंटर सेड इट वुड रिकंसिडर द प्रोविजन व्हेन द भारतीय न्याय संहिता BNS टुक इफेक्ट इन 2024 में BNS का इफेक्ट इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, उसके बाद में पार्लियामेंट ने इफेक्टिवली रिप्लेस कर दिया क्या? सेक्शन 124A को विथ सेक्शन 152 एंड इंक्रीज्ड द मिनिमम सेंटेंस टू 7 years। जो मिनिमम, अगर आपके ऊपर क्या कहते हैं धारा लगती है ना, सेक्शन 152 अगर लगा तो मिनिमम 7 साल की तो सजा है, और ये बढ़ाया हुआ सजा है ना, इंक्रीज द मिनिमम, और ये मिनिमम है, मिनिमम सेंटेंस टू 7 years, कम से कम 7 साल की सजा तो होगी। इट वॉज सेडिशन बाय अ न्यू नेम। अब इन्होंने बोला तो कि हम सोचेंगे, लेकिन फिर से वही कानून लागू हुआ है, बस एक नए नाम के साथ में। इट वॉज सेडिशन बाय अ न्यू नेम। In February 2026, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ओरली ऑब्जर्व्ड, सूर्यकांत जी ने, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा कॉकरोच के कमेंट को लेके वायरल हुए हैं और बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहे हैं, उन्होंने कहा फरवरी 2026 में दैट द सेंटर्स प्रॉमिस, सेंटर ने वादा किया था इन 2022 टू रिव्यू द प्रोविजन, उन्होंने कहा कि हम प्रोविजन रिव्यू करेंगे। ठीक है, उन्होंने वादा किया था, कुड नॉट बाइंड पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट को बाइंड नहीं कर पाया, एज इफ टू रिलीज द प्रेशर ऑन कोर्ट्स, और उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे कोर्ट्स पर जो प्रेशर है ना वो खत्म करने के लिए, एज इफ जैसे कि कोर्ट्स पर से वो दबाव या प्रेशर हटाना चाहते हैं, बट ऑल्सो इफेक्टिवली ईजिंग द कंट्रीज पैसेज इनटू द BNS era. On May 21, 2026, the court said that if an accused person has no objection, courts may proceed on cases involving section 124A। कह रहे हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे कोर्ट्स पर से प्रेशर हटाना चाहते हैं और इफेक्टिवली ईजिंग द कंट्रीज पैसेज इनटू द BNS era, और जो कंट्री भी है वो BNS era में इफेक्टिवली पास कर पाए, है ना, उसमें कोई रोड ब्लॉक्स ना फेस हो। इसलिए उन्होंने मई 2021 में 2026
द कोर्ट सेड दैट इफ एन अक्यूज्ड, अगर कोई आरोपी, इफ एन अक्यूज्ड पर्सन हैज नो ऑब्जेक्शन, अगर किसी आरोपी पे जिस पर ये आरोप लगा है अगर उसको कोई आपत्ति नहीं है, इफ द अक्यूज्ड पर्सन हैज नो ऑब्जेक्शन, कोर्ट्स में प्रोसीड ऑन केसेस इन्वॉल्विंग सेक्शन 124A। कोर्ट्स अगर सेक्शन 124 इन्वॉल्व है तो कोर्ट्स प्रोसीड कर सकती हैं। However, such consent from the accused may be coerced, लेकिन कह रहे हैं इस तरह का कंसेंट जो है, जो हम कह रहे हैं कि अक्यूज्ड पर्सन अगर कंसेंट करे तो अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, मतलब वो कोई आपत्ति ना जताए, मतलब वो अपनी अनुमति दे तो, लेकिन ऐसी अनुमति कोर्स्ड भी तो हो सकती है, फोर्स्ड दबाव से भी तो अनुमति ली जा सकती है, राइट। हाउएवर सच कंसेंट फ्रॉम द अक्यूज्ड मे बी कोर्स्ड स्पेशली इफ दे लैक रोबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन, और खासकर अगर उनका सफिशिएंट लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब तो इसका कोर्स होने का और ज़्यादा चांसेस है। लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होने का मतलब, मान लीजिए कि किसी इंसान पर आरोप लगा है और वो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसको कानूनी तौर से रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई नहीं है तो उस पर दबाव भी डाला जा सकता है और दबाव से भी उससे अनुमति ली जा सकती है। बिकॉज द ऑल्टरनेटिव फॉर द इनकार्सरेटेड पर्सन्स, क्यों? क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव, जो विकल्प है जिनको सजा सुनाई जाती है, जो जेल में रहते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर द इनकार्सरेटेड पर्सन्स इज इनडेफिनिट डिले। एक बार जेल में जाते हो फिर तारीख पे तारीख इनडेफिनिट डिले का रहता है वहां पे, ऑल्टरनेटिव है, मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है, वही विकल्प बचता है फिर, राइट। इट इज इफेक्टिवली अ हॉब्सन्स चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स आउटकम्स। अब इफेक्टिवली ये क्या चॉइस है किसी इंसान के पास? एक है बुरा, एक है बुरे से भी बदतर, यही दो चॉइस लोगों के सामने होता है ना। सो इट इज इफेक्टिवली अ हॉब्सन्स चॉइस। कह रहे हैं कि चॉइस तो है ही नहीं, हॉब्सन्स चॉइस है। उनको बोलते हैं कि मतलब या तो ये सिचुएशन है आपके सामने जो बुरा है, या तो फिर आगे जो होगा वो और बुरा होगा, है ना। तो बैड एंड वर्स आउटकम्स का हॉब्सन्स चॉइस होता है उनके पास। इंडीड एज द 2022 स्टे पॉज्ड द यूज ऑफ सेक्शन 124A। अब 2022 का जो स्टे था, उन्होंने क्या किया था? सेक्शन 124A के प्रयोग को ही स्थगित कर दिया था, पॉज कर दिया था, पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। क्यों? क्योंकि उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज था। हाउ मीनिंगफुल एन अक्यूज्ड पर्सन्स कंसेंट टू ट्रायल कैन बी वेयर रिफ्यूजल में एंटेल प्रोलॉन्ग्ड डिले इज अनक्लियर। अब कह रहे हैं कि भाई अगर क्या मतलब है, अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन है वो कंसेंट कर रहा है, कंसेंट टू ट्रायल कैन बी वेयर रिफ्यूजल। अब वो बंदा अगर कंसेंट कर भी रहा है लेकिन उसको पता है कि अगर मैं मना करूंगा तो जेल में और लंबी घिसाई होगी, राइट। सो हाउ मीनिंगफुल, मतलब इसका कोई मतलब है, क्या मतलब है इसका? हाउ मीनिंगफुल एन अक्यूज्ड पर्सन्स कंसेंट टू ट्रायल कैन बी वेयर रिफ्यूजल मे एंटेल प्रोलॉन्ग्ड डिले इज अनक्लियर। अब कितना मीनिंगफुल है वो तो स्पष्ट नहीं है, वो तो बहुत अस्पष्ट है, वो स्पष्ट नहीं है। S.G. Wombadkar also provided those charged with sedition to move for bail। इन्होंने ये भी प्रोवाइड किया था कि अगर किसी पर राजद्रोह का आरोप लगा है, चार्ज्ड विद सेडिशन है, तो वो बेल के लिए मूव कर सकता है। मीनिंग लिबर्टी रादर देन रिस्टोरिंग प्रोसीडिंग्स वाज द इंटेंडेड रेमेडी। मतलब वो ये चाहते थे कि भाई प्रोसीडिंग्स चलती रहे, उसके बदले लिबर्टी मिले। मीनिंग लिबर्टी रादर देन रिस्टोरिंग प्रोसीडिंग्स वाज द इंटेंडेड रेमेडी। उनका जो इंटेंडेड रेमेडी था वो ये था कि ठीक है, मतलब अगर लोगों को आज़ादी मिल सके, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बेगुनाह भी फंस जाते हैं। तो अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई तो चांस रहे, कोई तो रास्ता रहे कि बेल मिलके वो बाहर आ सकते हैं, उसको आज़ादी मिल जाए, है ना। उनको प्रोसीडिंग्स रिस्टोर करने का इंटेंशन नहीं था। एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं इस सेंटेंस को। S.G. Wombadkar also provided those charged with sedition to move for bail, meaning liberty rather than restoring proceedings was the intended remedy for फ्रोजन ट्रायल्स। फ्रोजन ट्रायल्स मतलब जो भी ट्रायल्स हैं, जो भी मामले दर्ज हो गए हैं और वो अटके पड़े हैं, है ना, तो लोग ना इधर के हो पा रहे ना उधर के, तो ऐसे केस में उन्होंने बोला था कि चलो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका ये मकसद नहीं था कि प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्रवाई ही चलती रहे। उनका ये मकसद था कि
बेल के लिए एक रास्ता हो, लिबर्टी के लिए एक रास्ता हो। द मे क्लैरिफिकेशन स्विंग्स इन द अदर डायरेक्शन। अब लेकिन मे में जो क्लैरिफिकेशन आया है वो दूसरी दिशा में जा रहा है। वो ऑप्शन क्या दे रहा है, या तो तुम बीएनएस की धारा के तहत, या फिर अगर तुम परमिशन दे रहे हो तो तुम सेक्शन 124 के तहत तुम्हारे खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग्स चलती रहे, है ना। ऑल्सो स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द बेल इज द रूल प्रिंसिपल दैट द कोर्ट रिसेंटली रीइंफोर्स्ड इन सैयद इफ्तिकार अंद्राबी। If the court wished to preserve agency, it should have paid continuation with a presumption of bail। कह रहे हैं कि अगर कोर्ट की इच्छा होती, if the court wished to preserve agency, it should have paid continuation with a presumption of bail। मतलब पहले जैसे बेल की एक उम्मीद रख रहे थे तो उसी के साथ में, उसी विचारधारा के साथ में उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। The 2022 stay was also intended to annul the chilling effect of the charge of sedition। अब राजद्रोह का धारा लगना, ये किसी के ऊपर धारा लगे तो इससे जो देखो अपराधी होते हैं तो उनको तो पता ही होता है कि आज नहीं तो कल होगा ही, ठीक है। लेकिन अगर कोई बेगुनाह फंसता है तो ऑब्वियसली ये एक चिलिंग इफेक्ट, इंटिमिडेशन रखता है, ठीक है। सो द 2022 स्टे वाज आल्सो इंटेंडेड टू एनल द चिलिंग इफेक्ट। वो जो डराने वाला इफेक्ट था इस चार्ज का, उसको खत्म करने का मकसद था 2022 वाले स्टे का, ठीक है। एक बार देखो फिर से, द 2022 मतलब 2022 stay was also intended to annul the chilling effect of the charge of sedition on free speech। फ्री स्पीच मतलब जो आज़ादी से बोल सके, है ना। लोगों को डर रहता था कि भाई हम कुछ भी बोलेंगे और हमारे ऊपर धारा लगा दी जाएगी, और इसकी वजह से वो जो चिलिंग इफेक्ट था उसको ख़त्म करने का 2022 की स्टे का मकसद था। नाउ वेल्दियर और पॉलिटिकली कनेक्टेड। अब किसी के पास बहुत पैसा है, देखो पता है कानून में, कानून की लड़ाई में, कानूनी कार्रवाइयों में पिसता पता है कौन है? जो गरीब होता है या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, या जिसके पास बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होते हैं। द वेल्दियर और पॉलिटिकली कनेक्टेड, देखो नाउ वेल्दियर और पॉलिटिकली कनेक्टेड अक्यूज्ड पर्सन्स में सिक्योर बेल, उनको बेल मिल सकता है थ्रू सस्टेन्ड लिटिगेशन। उनके पास पैसा इतना होता है कि वो लगातार जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है, भाग दौड़ करना है, सस्टेन्ड लिटिगेशन है ना, तो वो कर लेते हैं और उनको अपने कनेक्शन से बेल वेल मिल जाती है। एंड वेट आउट प्रोसीडिंग्स आउटसाइड द प्रिजन। अब कार्रवाई जो है वो चलती रहे, लेकिन कम से कम जेल से बाहर रह के वो प्रोसीडिंग्स के लिए वेट कर सकते हैं। वेर एज पुअरर प्रिजनर्स, लेकिन जो गरीब कैदी होते हैं उनके साथ देखो क्या होता है, हु आर अनेबल टू सिक्योर बेल। एक तो उनको बेल नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो भी लिटिगेशन है, सस्टेन्ड लिटिगेशन है, वो नहीं कर पा रहे हैं। विल बी कंपेल्ड टू कंसेंट टू अ ट्रायल, उन पर एक दबाव रहता है। कंपेल्ड होना मतलब उन पर दबाव होना, प्रेशर होना, कंपल्शन होना कि ट्रायल करवाओ। विल बी कंपेल्ड टू कंसेंट टू अ ट्रायल इफ ओनली टू ऑब्टेन अ वर्डिक्ट। चाहे फैसला सुनने के लिए ही सही, लेकिन ट्रायल के लिए कंसेंट करना उनके लिए बहुत ज्यादा दबावपूर्ण और जरूरी हो जाता है। एज अ रिजल्ट लिबर्टी कुड डिपेंड ऑन कैपेसिटी टू लिटिगेट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना। एज अ रिजल्ट आखिरकार हो क्या रहा है, लिबर्टी यानी कि आज़ादी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? आज़ादी निर्भर कर रही है, कुड डिपेंड ऑन कैपेसिटी टू लिटिगेट, यानी कानूनी कार्रवाई करने की कितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, इस बात पर तुम्हारी आज़ादी निर्भर हो जाती है, रादर देन ऑन लीगल प्रिंसिपल्स। जबकि आज़ादी जो है वो किस पर, कानूनी सिद्धांतों पर बेस्ड होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज़ादी या लिबर्टी जो है वो किस पर, कैपेसिटी टू लिटिगेट पर फोकस्ड हो जाएगी, डिपेंड हो जाएगी। फाइनली इफ द स्टेट नोज दैट केसेस इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्टेस्टेड ऑफेंसेस कैन रिमेन इन लिम्बो। रिमेन इन लिम्बो मतलब सस्पेंशन में रहना, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर, है ना। तो अगर स्टेट को पता है, फाइनली इफ द स्टेट नोज दैट केसेस इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनली कंटेस्टेड ऑफेंसेस, अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशनली कंटेस्ट हो गया है ना, कैन रिमेन इन लिम्बो, उनको पता है कि फिर वो तो मतलब उसको लटका के रख सकती हैं बिल्कुल। वाइल द अक्यूज्ड पर्सन्स आर इनकार्सरेटेड, अब जिसके ऊपर आरोप है वो जेल में है, और ऐसे केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशनली कंटेस्टेड ऑफेंसेस होते हैं इनको हम रख सकते हैं, सस्पेंड करके रख सकते हैं इन लिम्बो। देयर इज अ परवर्स इंसेंटिव
अब इसमें देखो एक अनैतिक इंसेंटिव है किसके लिए, फॉर बैड फेथ स्टेट एक्टर्स। जो भी बैड फेथ स्टेट एक्टर्स हैं, मान लो किसी से बदला लेना है तो उस पर लगा दो, और मालूम है कि उसकी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करने की, उस पर आरोप लगवा दो राजद्रोह का, और फिर उसके बाद में वो जाएगा जेल में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्टेस्टेड ऑफेंस है, तो इस पर मतलब मामला चलता रहेगा और वो गया जेल में, बस रास्ते से हटा दिया, है ना। सो ऐसे सिचुएशन के लिए देयर इज अ परवर्स इंसेंटिव फॉर बैड फेथ स्टेट एक्टर्स। जो बैड फेथ स्टेट एक्टर्स हैं, जो अनैतिक तरीके से काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक परवर्स यानी कि अनैतिक इंसेंटिव है, नॉट रिजॉल्व द अंडरलाइंग अनसर्टेनिटी क्विकली। जो भी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है इन बातों को लेके, उसको रिजॉल्व ही मत होने दो, खींचने दो, मामला लंबा चलने दो। इंस्टेड ऑफ डिटरमाइनिंग वंस एंड फॉर ऑल डिटरमाइन करके whether sedition as a criminal offense is constitutionally sustainable, the court has passed the burden to the accused and declined to do its own duty। यहाँ पर कोर्ट की मतलब क्रिटिसिज्म, अच्छी खासी क्रिटिसिज्म की गई है। कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ डिटरमाइनिंग वंस एंड फॉर ऑल वेदर सेडिशन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल, यानी कि संवैधानिक रूप से ये सस्टेनेबल है या नहीं। क्या सेडिशन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस ये कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल है या नहीं, इस पे एक मतलब फैसला सुनाने के बदले, सुना के मामला रफा दफा करने के बदले कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने पास कर दिया है बर्डन किस पर, आरोपी पर, कि तुम बताओ तुम्हें बीएनएस के तहत तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या सेक्शन 124A के खिलाफ तहत ही कार्रवाई हो, है ना। जबकि बात क्या था, बात ये था कि सेडिशन एक क्रिमिनल ऑफेंस एज अ क्रिमिनल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल है या नहीं। इस मुद्दे को छोड़ के कोर्ट ने जो है इसका बर्डन पास कर दिया है किस पर, अक्यूज्ड पे, और ये करके उन्होंने क्या किया, अपनी ड्यूटी करने से ही उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, डिक्लाइंड टू डू इट्स ओन ड्यूटी। ठीक है। नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल, ह्यूमरस और एंटरटेनिंग। टॉपिक पढ़ने के बाद तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, है ना। कंप्लीटली सपोर्टिव ये भी बिल्कुल नहीं है। ऐसे वाले जो बिल्कुल 100% वाले एक्सट्रीम वाले टोन्स होते हैं, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होता है। ठीक है। इमोशनल और सेंटिमेंटल भी नहीं है, एनालिटिकल है एंड क्रिटिकल है। ठीक है। Now, why did the Supreme Court pause the use of Section 124A in 2022? 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया था, पॉज किया था सेक्शन 124A का प्रयोग, तो क्यों किया था? पार्लियामेंट ने पहले ही सेडिशन लॉज हटा दिए थे इसलिए, या सेंटर ने प्रॉमिस किया था रिकंसिडर करने के लिए इसलिए, या द लॉ वॉज नो लॉन्गर एप्लीकेबल इन इंडिया, या सभी लोगों ने, सभी स्टेट्स ने, राज्यों ने अपोज किया था? नहीं, सेंटर ने बोला था कि हम रिकंसिडर करेंगे प्रोविजन को, है ना। इसलिए कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है, सेक्शन 124A के एप्लीकेशन को पॉज करो, इसको यूज करना बंद करो। ठीक है, क्योंकि सेंटर ने बोला कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाई कैन एन अक्यूज्ड पर्सन's कंसेंट टू ट्रायल बी कंसिडर्ड कोर्स्ड? एडिटोरियल के मुताबिक, एडिटोरियल में बोल रहे हैं कि जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो आरोपी है, उसका जो कंसेंट यानी कि उसकी जो सहमति आ रही है वो दबावपूर्ण हो सकती है। ये एडिटोरियल के अकॉर्डिंग क्यों, एडिटोरियल क्यों कह रहा है कि जो आरोपी इंसान है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, उसका जो कंसेंट है, उसकी जो सहमति है वो दबावपूर्ण हो सकती है। कंसेंट टू ट्रायल बी कंसिडर्ड कोर्स्ड बिकॉज ट्रायल्स आर ऑलवेज मैंडेटरी, ट्रायल हमेशा मैंडेटरी है इसलिए, या बिकॉज लॉयर्स फोर्स अक्यूज्ड पर्सन्स टू अग्री, बिकॉज रिफ्यूजल में रिजल्ट इन इनडेफिनिट डिले। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा, इनडेफिनिट मतलब पता ही नहीं है, अनिश्चित काल देरी हो सकती है, इनडेफिनिट डिले एंड कंटिन्यूड इनकार्सरेशन, और जेल में सड़ते रहना पड़ सकता है। इसलिए बंदा दबाव में आके हाँ बोल सकता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर अक्यूज्ड पर्सन जो है वो कंसेंट दे भी रहा है तो वो कोर्स्ड हो सकता है, दबावपूर्ण हो सकता है। दैट्स अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। नाउ व्हाट डज द वर्ड क्वेल मीन? क्वेल का मतलब क्या है? एनकरेज करना, सप्रेस करना, या खत्म कर देना, लीगली अप्रूव करना, या डीले टेम्पररीली? आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको एक करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है यहाँ पर,
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब हमने बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट काफ़ी सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए। अब थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चंस ग्रामर के आने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट आपके क्लास से, ठीक है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर एक बार बता देंगे, ठीक है। एक बार देखिए कितने बच्चों का बेसिक्स कंफर्म है, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नाउ, शुड सेडिशन लॉज एग्जिस्ट इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी? क्या आधुनिक लोकतंत्र में राजद्रोह जैसे कानून, सेडिशन लॉज, ये कॉलोनियल एरा के लॉज हैं, है ना, अंग्रेज़ों ने बनाए थे। भारतीयों के, हम भारतीयों की आवाज़ को जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम रिबेल कर रहे थे, हम अपने हक की लड़ाई कर रहे थे, तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने ये लॉज बनाया था। आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या ऐसे कानून एग्जिस्ट करने चाहिए? शुड सेडिशन लॉज एग्जिस्ट इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी? नाउ, यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स है, आप इनको पढ़ सकते हैं, अपना ओपिनियन बना सकते हैं, और आप एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।